नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के YouTube चैनल AEIC क्लासेस पर। कल हमने लैप वाइंडिंग पूरा ख़त्म कर लिया था, तो आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। ठीक है, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो से देखने से पहले पिछले सभी वीडियो देख लें, जिससे कि आगे का टॉपिक आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। तथा ये भी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बिना झिझक मेरे से पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो एक बार मैं कल का जो लैप वाइंडिंग वाला हमारा था चैप्टर, उसको मैं उसका रिजल्ट कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, फिर से एक बार दोहरा लूँ कि आप लोगों को रिकॉल हो जाए। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होता है लैप वाइंडिंग में? नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को ए से प्रदर्शित करते हैं, नंबर ऑफ पोल को पी से, तो ए बराबर पी होता है। नंबर ऑफ ब्रश, माफ करिएगा यहाँ पे बुश लिखा है, नंबर ऑफ ब्रश बराबर होता है नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है, तो ब्रशों की संख्या जो है पोलों की संख्या या पैरेलल पाथ की संख्या के बराबर होती है। एक पैरेलल पाथ में कंडक्टर की संख्या क्या होती है? जेड बाई पी मतलब पोल पिच के बराबर होती है। सभी पैरेलल पाथ के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू बराबर होगी, यही वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज होगी। ये मैंने समझाई था आपको। ठीक है, यदि जनरेटर की टोटल आर्मेचर करंट IA हो तो पैरेलल पाथ में करंट की वैल्यू क्या होगी? IA बाई P होगी। लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग या मल्टीपल सर्किट वाइंडिंग कहते हैं। जनरेटेड वोल्टेज EG जो होगा, एक कंडक्टर में जितना EMF इंड्यूस्ड हुआ है गुणे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, एक पैरेलल पाथ में जितना नंबर ऑफ कंडक्टर है उसके गुणनफल के बराबर होगा। EG बराबर E एवरेज गुणे जेड बाई पी, क्योंकि जेड बाई पी क्या है? एक पैरेलल पाथ में कंडक्टर की संख्या है। और जनरेटेड वोल्टेज क्या होगा? एक पैरेलल पाथ के अक्रॉस वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, आगे क्या था? एक आर्मेचर कंडक्टर का लेंथ अगर L हो तथा क्रॉस सेक्शन एरिया S हो तो उस आर्मेचर उस और पैरेलल पाथ में आर्मेचर नंबर ऑफ कंडक्टर क्या होगा? A होगा। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर, ठीक है, A है, तो और नंबर ऑफ पोल P हो जाएगा। तो उस एक कंडक्टर का क्या होगा? रो L बाई S हो जाएगा। अब एक पैरेलल पाथ में कंडक्टर की संख्या क्या है? जेड बाई पी है। अब चूंकि कंडक्टर क्या है, सभी कंडक्टर का रेजिस्टेंस सेम है, और उसको सीरीज में जोड़े हैं तो सीधा उसका गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? एक पैरेलल पाथ में कंडक्टर की संख्या RPA बराबर क्या हो जाएगा? रो L बाई एस गुणे जेड बाई पी। अब टोटल वाइंडिंग जो कि P भागों में बटी हुई तथा एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? RT टोटल, मतलब रो L बाई एस गुणे जेड बाई पी बटे में P, क्योंकि हमने बताया था ना कि पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट हो और रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो तो जितने कनेक्ट होते हैं उन्हीं के बटे 4 कर देंगे। अगर 4 कनेक्ट है तो बटे 4 कर देंगे, 6 कनेक्ट है तो बटे 6 कर देंगे। तो यहाँ पे P कनेक्ट है, P भागों में बांटा गया है तो बटे P कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रो L गुणे जेड अपान एस गुणे पी स्क्वायर, या रो L गुणे जेड अपान एस गुणे ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए रो L अपान एस क्या है? एक आर्मेचर का एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, तो इसकी जगह R भी लिख सकते हैं। तो RT बराबर क्या हो सकता है? इसी में ऐड करिएगा, RT बराबर R टोटल बराबर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस गुणे जेड अपान ए स्क्वायर। समझ आए बात? क्योंकि रो L अपान एस यहाँ पे क्या है? इस वाले देखिए रो L अपान एस R है। R क्या है? एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो R गुणे जेड अपान ए स्क्वायर किसके बराबर होगा? RT के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसी के आगे हम अब शुरू करेंगे। बहुत हो चुका है लैप वाइंडिंग, जितना जरूरत भर का था उतना हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये पढ़ने के बाद लैप वाइंडिंग, इतना पढ़ने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन लैप वाइंडिंग से रिलेटेड छूटेगा नहीं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग मैंने बताया था कि वेव वाइंडिंग का कुछ ऐसा सीन होता है, ये वेव की तरह चलती है, ये वेव की तरह चलती है। अगर ये मान लीजिए हमारा क्या हो, ये क्या रहेगा? कम्यूटेटर हो। ठीक, और ये हमारा मान लीजिए पोल हो। ठीक है, ऐसा कुछ। तो वेव वाइंडिंग जो होगी वो ऐसे निकलेगी, यहां से निकली, यहां से ऊपर गई, अब ये फिर ऐसे आएगी, फिर ये नीचे जाएगी ना, फिर यहां से फिर ये यहां से ये नीचे जाएगी, फिर ये ऊपर आएगी ऐसे।
फिर ये ऐसे आएगी, फिर ऐसे ऐसे नीचे जाके ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो एक टाइप से देख रहे हैं यहाँ पे वेव का टाइप का बन रहा है कि नहीं, तो इसीलिए इसको वेव वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेव वाइंडिंग होगा। तो इसमें भी जैसे लैप वाइंडिंग हमारे कुछ नियम थे, इसमें भी वेव वाइंडिंग में भी हमारे कुछ नियम होंगे। उस नियम को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लैप वाइंडिंग में मैंने पहले ही बता दिया था, जैसे लैप वाइंडिंग में हमारा वाई बी वाई एफ है, तो वेव वाइंडिंग में भी वाई बी और वाई एफ होगा। बस वाई बी और वाई एफ कैसे लेंगे ये डिफरेंट होगा। ठीक है, तो क्या होता है, वाई बी को मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर एक है तो वाई बी को ऐड करता हूँ, तो और वाई एफ को माइनस करता था लैप वाइंडिंग में, लेकिन वेव वाइंडिंग में वाई बी को भी ऐड करेंगे और वाई एफ को भी माइनस करेंगे। इसीलिए वाई बी की वैल्यू और वाई एफ की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या होती है, प्लस में होती है, लेकिन जबकि लैप में क्या होता है, लैप में वाई बी की वैल्यू प्लस में और वाई एफ की वैल्यू माइनस में होती है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहला नियम लिखेंगे, जो मुख्य नियम है वो लिखेंगे हम। रूल, पहला नियम क्या रहेगा, वाई बी और वाई बी वाई एफ क्या होने चाहिए, वाई बी और वाई एफ दोनों ऑड होना चाहिए। ये तो मैंने जो लैप और वेव दोनों के लिए नियम लिखवाया था उसमें भी मैंने लिखवाया है, वाई बी और वाई एफ दोनों ऑड होना चाहिए। ऑड मतलब कि विषम संख्या, विषम संख्या मतलब कि वाई बी की वैल्यू 3, 5, 7 और वाई एफ की वैल्यू भी 3, 5, 7, 8, 3, 5, 7, 9 ऐसे होना चाहिए, 2 के से विभाजित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तथा दोनों सेम साइन के होने चाहिए। सेम साइन का मतलब क्या है, दोनों सेम मतलब दोनों प्लस होने चाहिए या दोनों माइनस होने चाहिए। प्लस कब होगा, जब प्रोग्रेसिव होगा, माइनस कब होगा, जब रेट्रोग्रेसिव होगा। तो दोनों सेम साइन के होने चाहिए, और लैप वाइंडिंग याद करिएगा, तो लैप वाइंडिंग में मैंने क्या बताया था, वाई बी जो है वो +3 रहेगा, अगर +5 रहेगा तो वाई एफ क्या था, वाई एफ को मैंने लिखाया था कि इससे 2 का अंतर रहेगा, वाई एफ क्या रहेगा हमारा 3 रहेगा। अब ये -3 वहां पे था, हम ये कह सकते हैं कि ये जस्ट अपोजिट है ना लैप वाइंडिंग के लिए, मतलब दोनों सेम साइन के नहीं है ना, एक में प्लस एक में माइनस है, तो वहां पे ये अंतर था लैप वाइंडिंग में। ठीक है, और यहाँ पे सेम साइन के होने चाहिए, सेम साइन के होने की वजह से ये आगे बढ़ता है। और लैप वाइंडिंग में क्या था, यहाँ से ये ऐसे जाता था, फिर पीछे आता था, फिर यहाँ से शुरू होता था, ये एक टाइप से लैप बनाता था हमारा। और यहाँ पे क्या है, ये वेव बना रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो वाई बी और वाई एफ दोनों आगे बढ़ रहा है, इस वजह से ये होता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, अब वेव वाइंडिंग जब हम बनाते हैं, अब इसका रीजन ये नहीं है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हर चीज का क्यों नहीं मिल सकता है। इसमें ये है कि हम कितने प्रकार से वाइंडिंग बना सकते हैं, उसी प्रकार से एक वेव वाइंडिंग है। वेव वाइंडिंग में क्या कर सकते हैं, वाई बी और बराबर वाई एफ, वाई बी बराबर वाई एफ भी हो सकता है। लैप वाइंडिंग में वाई बी बराबर वाई एफ नहीं होता था। वेव वाइंडिंग एक ऐसी वाइंडिंग बनाए कि वाई बी बराबर वाई एफ अगर हम कर रहे हैं तो उस प्रकार की वाइंडिंग को क्या कहेंगे, वेव वाइंडिंग कहेंगे। या तो ये वाई बी बराबर वाई एफ होगा, या तो लैप वाइंडिंग की तरह ही, या तो दोनों में दो का डिफरेंस होगा। वाई बी बराबर वाई एफ भी हो सकता है, या तो 2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, मतलब कि वाई बी माइनस वाई एफ या वाई एफ माइनस वाई बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तीसरा हमारा क्या रहेगा नियम, तीसरा नियम कि रिजल्टेंट पिच जो होता है, रिजल्टेंट पिच याद होगा आपको, लैप वाइंडिंग में रिजल्टेंट पिच या वाइंडिंग पिच जो भी बोल लीजिए आप, वो क्या था हमारा, वाई बी माइनस वाई एफ था, वाई बी माइनस वाई एफ था। ठीक है, रिजल्टेंट पिच। लेकिन इसमें क्या होगा, रिजल्टेंट पिच क्या होगा, वाई आर बराबर वाई बी प्लस वाई एफ। ठीक है, मतलब कि अब इसमें ऐड क्यों हुआ, ऐड इसलिए हुआ, मैंने क्या बताया था, रिजल्टेंट पिच किसे कहते हैं, एक वाइंडिंग
जहां पे स्टार्ट हो और दूसरी वाइंडिंग जहां पे स्टार्ट हो, उन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रिजल्टेंट पिच कहते हैं, जो कि नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट से गिनी जाती है। अब यहाँ पे देखिए, एक वाइंडिंग यहाँ पे स्टार्ट होके यहाँ पे गई ना, यहाँ पे आई, और फिर ये स्टार्ट होके यहाँ पे आई, तो वाई दूसरी वाइंडिंग, ठीक है, मतलब वाई बी यहाँ पे आया, फिर वाई एफ यहाँ पे आया, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर, दोनों को ऐड करेंगे। अब दोनों के बीच का अंतर कैसे निकलेगा? दोनों को ऐड करेंगे तभी तो दोनों के बीच जितनी दूरी है वो पता चलेगी ना। तो इस वजह से इसको कहते हैं रिजल्टेंट पिच। इसके लिए मैं एक अलग से फिगर बनाना चाहता हूँ, अभी मैं वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। सपोज कि ऐसा कुछ हो, एक फिगर में यहाँ पे बना रहा हूँ छोटा सा, ठीक, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा उठा ऐसे, ठीक। अब ये कैसे जाएगा? ये यहाँ पे आगे जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे आ गया, पीछे से आ रहा है ना, तो ये डॉटेड हम दिखाएंगे, फिर ये आ गया यहाँ पे। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इसके बीच पहला जो स्टार्ट हुआ है ये जहाँ पे खत्म हुआ है, ठीक है, ये दूरी हमारी क्या कहलाएगी? वाई बी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वाई बी, ठीक है, मतलब ये वाली दूरी, ये क्या कहलाएगी? वाई बी कहलाएगी। मतलब कितने आर्मेचर स्लॉट के बाद ये नीचे आया है, ठीक है। ये दूरी, इसको यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन ये कम्यूटेटर से नहीं लेंगे हम, आर्मेचर स्लॉट ऊपर है तो यहाँ पे लेंगे। अब ये दूसरा जो गया, अब यहाँ से जो गया, फिर यहाँ से गज जाएगा ऐसे, तो ये दूरी जो है हमारी क्या कहलाएगी? वाई एफ कहलाएगी, ठीक है। तो अब ये देखिए, यहां से स्टार्ट हुआ है और फिर यहाँ पे ये ऊपर आया है, तो ये जहां पे ऊपर आया है ना, वहीं से तो एक कॉइल खत्म मानी जाएगी। तो एक्चुअल में ये कॉइल और ये कॉइल के बीच की दूरी ही तो एक कॉइल स्टार्ट यहाँ से हो रही है, दूसरी कॉइल स्टार्ट यहाँ से हो रही है, तो इसकी बीच की दूरी को तो वाइंडिंग पिच कहते हैं ना। तो यहाँ ये दूरी क्या है? ये दूरी बराबर ये दूरी प्लस ये दूरी, तो इसीलिए यहाँ पे वाइंडिंग पिच बराबर क्या होता है? वाई आर, या रिजल्टेंट पिच भी बोलते हैं इसको, वाई आर बराबर वाई बी प्लस वाई एफ हो जाएगा। मतलब ये टोटल क्या हो जाएगा हमारा? वाई आर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये टोटल हमारा वाई आर हो जाएगा। क्लियर? तो अब आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ये, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कम्यूटेटर पिच होता है, इसमें जो कम्यूटेटर पिच होता है, इसमें जो कम्यूटेटर पिच होता है वो क्या होगा? वाई सी बराबर वाई ए, मतलब एवरेज पिच के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एवरेज पिच के बराबर होगा। अब आप लोग कहेंगे कि एवरेज पिच क्या होता है? एवरेज पिच का इसमें दो फार्मूला है, ठीक है। एवरेज पिच का कितना फार्मूला है? एवरेज पिच का दो फार्मूला है। एक तो हम लोग जानते ही हैं, वाई ए बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे वाई ए बराबर, एक तो हम जो लोग जानते हैं वाई बी प्लस वाई एफ प्लस 2। बट जब हम वाइंडिंग बनाए हम लोगों ने, तो उसमें हम लोग जब वाइंडिंग बनाएंगे तो वहाँ पे समझ में आता है कि एक और फार्मूला निकल के आता है, जो कि रहता है वाई ए बराबर जेड प्लस माइनस 2 अपान में पी, ठीक है, जेड प्लस माइनस 2 अपान में पी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि P तो हमेशा सम संख्या रहता है। P क्या होता है? ऑलवेज इवन रहता है, मतलब कि P हमेशा 2 के रहेगा, 2 4 6 8 ऐसे रहेगा ना, P ऑलवेज इवन रहता है, ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एक टाइप से ये पोल पिच है, समझिए जेड बाई पी का मतलब क्या हो गया? पोल पिच हो गया ना। तो यहाँ पे पोल पिच को वाई ए से समझ लीजिए प्रदर्शित करते हैं, जो एवरेज होता है, वाई एवरेज पिच इसको बोलते हैं।
तो YA जो होगा वो भी तो इवन होना चाहिए ना, जैसे उसमें पोल पिच इवन था, तो यहाँ पे YA क्या होगा, वो भी इवन होना चाहिए। और इवन कब होगा, जब इससे कटे, जब इससे कटेगा तभी इवन होगा, है ना। और तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, तो Z की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि P से अगर उसमें हम भाग दें, दो को जोड़ने के बाद, तो वो हमेशा इवन इंटीजर आना चाहिए, तभी हमारी वाइंडिंग बनेगी। तो Z प्लस माइनस 2 अपॉन P टोटल इवन होना चाहिए, इवन होना चाहिए, होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लीजिए समझा रहे हैं, P बराबर 4 है मान लीजिए, ठीक है, और Z बराबर क्या है 30, Z बराबर क्या है 30, ठीक है। तो 30, तो Z प्लस माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 2 मान लीजिए लेते हैं, तो 32 हो गया ना, 32 हो गया। Z प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 30 2 32, तो Z प्लस 2 अपान में P बराबर 30 प्लस 2 अपान में 4 बराबर 8। इसके लिए तो वाइंडिंग हमारी बन जाएगी, लेकिन यहीं पे देखिए Z माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 30 माइनस 2 बराबर 28, है ना। अब Z माइनस 2 अपान में P ये अलग है, बराबर 28 गुणे बटा 4, ये 7। अब इसके लिए हमारी वाइंडिंग नहीं बन पाएगी, ठीक है, इसके लिए हमारी वाइंडिंग नहीं बन पाएगी। तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, इवन इंटीजर होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछता है, उसमें आपको ऑप्शन में देगा कि Z बराबर 30 है, Z बराबर 32 है, Z बराबर 34 है, बताइए किस पे हमारी वाइंडिंग बनेगी, ठीक है। तो 34 में भी 34 प्लस 2 करेंगे अगर, तो 36 हो गया, और 4 9 36, 9 क्या है ऑड इंटीजर है ना, तो 9 से भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे Z बराबर 30 पे ही वाइंडिंग बनेगी, ना 32 पे बनेगी ना 34 पे बनेगी, ठीक है। 38 पे भी नहीं बनेगी, क्योंकि 38 4 से कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, वहां पे Z की वैल्यू दे देगा और P की वैल्यू दे देगा, और कहेगा कि बताइए Z की किस वैल्यू के लिए हमारा क्या कहते हैं वाइंडिंग बनेगी। तो इसमें ये हम ध्यान देंगे। प्लस अब ये तो हो गया YC बराबर YA, YA का मैंने बताया फार्मूला क्या होता है, Z प्लस माइनस 2 अपान P। अब देखिए YC बराबर YA से हम एक और चीज निकाल सकते हैं, क्या क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम इधर क्या कर दें, सब में 2 से भाग दे दें, सब में 2 से भाग दे दें इसमें, तो क्या हो जाएगा YA बराबर, ऊपर नीचे 2 से भाग देंगे तो कोई अंतर तो आता नहीं है, तो यहाँ पे P में भी सब में भाग देंगे। ये देखिए अगर इक्वेशन ये 1 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वेशन 1 के अंश व हर में 2 से भाग देने पर। अब यहाँ पे Z/2 जो होगा, Z/2 क्या होता है, जैसे आप लोगों ने 2-3 शब्द सुना होगा, एक होता है कम्यूटेटर, एक होता है कम्यूटेटर बार। कम्यूटेटर बार को ही कम्यूटेटर सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है क्या कहते हैं पोल, और एक होता है पेयर अप पोल, ठीक। तो पोल का मतलब होता है एक पोल की बात कोई करेगा, और पेयर अप पोल में 2 पोल आते हैं, समझिएगा बात। जैसे अगर N और S 2 पोल हो तो इसे बोलेंगे एक पेयर अप पोल है, ये मतलब एक पेयर पोल है, ये एक पोल पेयर है, ठीक है। और अगर 4 पोल है तो उसको कहेंगे 2 पोल पेयर है ये, ठीक है। अगर 6 है तो इसे कहेंगे 3 पोल पेयर है ये। उसी प्रकार कम्यूटेटर की बात करेगा तो कम्यूटेटर अलग है, कम्यूटेटर एक ही रहता है लेकिन उसके कम्यूटेटर सेगमेंट अलग अलग होते हैं, तो कम्यूटेटर सेगमेंट को ही कम्यूटेटर बार बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो Z/2 जो होगा, Z/2 होगा। अब हम लोग जानते हैं, एक चीज समझिएगा कि एक सेगमेंट में कितने कंडक्टर आके लिंक होते हैं, चाहे वो लैप वाइंडिंग हो चाहे वे वाइंडिंग हो। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक इधर से आया, एक इधर से, 2 कंडक्टर आया एक पे ना, यहाँ पे भी 2 कंडक्टर आया एक पे ना। तो अगर हम Z/2 कर देंगे तो 2 कंडक्टर एक कम्यूटेटर पे आ रहा है, तो इसे कहेंगे Z/2, मतलब
अगर जेड कंडक्टर हो तो जेड बाई 2 कितना क्या होगा, नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार होगा। ठीक है, अगर मान लो कम्यूटेटर की संख्या, कंडक्टर की संख्या 30 हो, 30 है और 30 को ही आना है कहाँ पे, कम्यूटेटर बार पे, तो नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार 30 नहीं होगा, ये 30/2 होगा, क्योंकि एक कम्यूटेटर पे 2 आता है ना, एक कम्यूटेटर पे 2 आएगा तो 15 कम्यूटेटर पे 30 आ जाएगा, 15 कम्यूटेटर सेगमेंट पे। ठीक है, ये कैसे निकालें हम, 30 में 2 का भाग देके ना, उसी प्रकार अगर नंबर ऑफ कंडक्टर जेड हो तो Z/2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार के बराबर होगा। तो यहां से हम लाएंगे यहां पे नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार या सेगमेंट, नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार या सेगमेंट, प्लस माइनस, अब 2 में से 2 गया तो ये 1 हो जाएगा, 2 से भाग दिए 2 का, P/2 को क्या बोलेंगे, अगर नंबर ऑफ पोल 4 और 4/2, मतलब कि 2 हमको क्या मिला, पेयर ऑफ पोल मिला है ना, तो P/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल। ठीक है, तो ये हो जाएगा YA। अब YA और Y बराबर YC, तो YC का हमारे पास क्या फार्मूला निकल गया, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। ठीक है, ये भी क्या है, YC का फार्मूला है। ठीक, तो ये 2 चीज हमारी हो गई, इसको ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, क्योंकि आजकल PCL या UPRVNL या ये सब अब इस प्रकार के क्वेश्चन बना रहे हैं जो आप लोग सोचेंगे कि ये नहीं पूछेंगे, लेकिन वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। अगर आपकी बुक में दिया है, एक बिंदु भी दिया है, तो उसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिए और उसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि ये नहीं पूछेगा, वो नहीं पूछेगा। अगर पूछ देगा तो जो लोग पढ़े रहेंगे उनका 1 नंबर मिल जाएगा, और जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे और अगर वो तुक्का लगाएंगे तो उनका 1 नंबर तो नहीं मिलेगा, प्लस 0.25 माइनस भी हो जाएगा, तो उनको कितना नंबर का नुकसान हुआ, 1.25 का नंबर का नुकसान हुआ। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपको 1.25 नंबर का नुकसान होता है, 1 नंबर का नुकसान नहीं होता है। तो इस हिसाब से जो कुछ भी बुक में दिया हुआ है सब कुछ पढ़िए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा YC बराबर YA बराबर नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार या सेगमेंट, ये बटा नहीं है, या है। ठीक है, या सेगमेंट मतलब बार या सेगमेंट जो भी कर लीजिए, प्लस माइनस 1 बटा नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल होता है। ठीक, अब यहाँ पे बात आएगी पैरेलल पाथ। अभी मैं यहाँ पे नियम लिखवा दे रहा हूँ, फिर कल मैं, आज तो ज़्यादा नहीं हो पाएगा, कल मैं इसका न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि पैरेलल पाथ इसमें 2 ही क्यों होता है, 2 ही क्यों निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शुरू करूंगा। अगला नियम जो हमारा है 5, इसमें होगा जैसे उसमें क्या था, लैप वाइंडिंग में क्या था कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बराबर क्या होता था, A बराबर P होता था, लेकिन वेव वाइंडिंग में क्या होगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा, A बराबर 2 होगा। मतलब इसमें 2 ही पैरेलल पाथ बनता है। कितने पैरेलल पाथ बनते हैं, 2 पैरेलल पाथ बनते हैं। ठीक है, अब क्यों बनता है ये मैं कल न्यूमेरिकल जब आपको समझाऊंगा फिगर बना के, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो उसको कल पे छोड़ते हैं, अभी खाली आप इतना याद करिए। अब ये समझिए कि यहाँ पे अगर 2 पैरेलल पाथ बनते हैं, 2 पैरेलल पाथ बनेंगे तो कल मैंने बताया था कि पैरेलल पाथ की संख्या बढ़ती जाती है तो क्या होता है, करंट रेटिंग बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे पैरेलल पाथ तो 2 ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पैरेलल पाथ अगर 2 ही रहेंगे तो इसकी करंट रेटिंग क्या होगी, वेव वाइंडिंग की करंट रेटिंग कम होगी, लेकिन वोल्टेज रेटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। वोल्टेज रेटिंग ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर इसमें 30 कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं, 30 कंडक्टर अगर हम यूज कर रहे हैं तो 2 पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर हो जाएंगे, 15-15 हो जाएंगे, क्योंकि जितने पैरेलल पाथ बनते हैं उसी से हम कंडक्टर को डिवाइड करते हैं। तो 2 पैरेलल पाथ में 15-15 कंडक्टर हो जाएंगे। अब मान लीजिए हम 30 की जगह 36 नहीं 38, 30 की जगह हम 38 कंडक्टर यूज करने लगे, 30 की जगह हम 38 कंडक्टर यूज करने लगे। अब 38 को हम 2 पैरेलल पाथों में बांटेंगे तो हमारे यहाँ एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर आएंगे, 19 आएंगे। ठीक है, तो 15 बड़ा है कि 19 बड़ा है। 19 कंडक्टर को अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो उसका वोल्टेज जो इंड्यूस्ड होगा वो भी तो जुड़ जाएगा, और जब वोल्टेज इंड्यूस जुड़ जाएगा तो हमारा वोल्टेज रेटिंग ज्यादा हो जाएगी। ठीक है,
तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए बराबर 2 होने की वजह से क्या होता है, इसकी करंट रेटिंग कम होगी लेकिन वोल्टेज रेटिंग ज्यादा होगी। अब ये समझिएगा कि हमारे जितने पैरेलल पाथ होते हैं उतने ही हम क्या लगाते हैं, ब्रश लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रश तो क्या करेगा, ब्रश ही तो कलेक्ट करता है ना। ब्रश का क्या काम होता है, ब्रश का काम यही होता है कम्यूटेटर से करंट को कलेक्ट करना। और जितने पैरेलल पाथ हमने लैप वाइंडिंग में देखा था कि जितने पैरेलल पाथ होते हैं उसी के हिसाब से हमारा ब्रश लगता है। तो यहां पे नंबर ऑफ ब्रश क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रश भी क्या हो जाएगा, 2 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 है। जाहिर अब यहां पे ये समझिएगा कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ और नंबर ऑफ ब्रश किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पोल की संख्या पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन लैप वाइंडिंग में क्या करता था, वो पोल की संख्या पे डिपेंड करता था। तो छठवां नियम लिखिएगा, बहुत ही खास नियम है ये, और इसको याद करिएगा कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ मतलब पैरेलल पाथ की संख्या, पैरेलल पाथ की संख्या तथा ब्रश की संख्या पोल की संख्या पर डिपेंड, पोल की संख्या पर डिपेंड नहीं करता है। पोल की संख्या पर डिपेंड नहीं करता है, समझ में आई बात? पोल की संख्या पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वेव वाइंडिंग में मतलब पोल की संख्या 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो, वेव वाइंडिंग में पोल की संख्या पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होता है। और ब्रश किस पे डिपेंड करता है, ब्रश डिपेंड करता है पैरेलल पाथ की संख्या पे, और पैरेलल पाथ की संख्या यहाँ पे 2 है, चाहे पोल की संख्या कुछ भी हो, ठीक है। बस ये हो सकता है कि अगर हम फ्लेक्सिसिटी बढ़ाएं, जैसे सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग पढ़ रहे हैं, सिंप्लेक्स की जगह हम ड्यूप्लेक्स कर दें तो ये पैरेलल पाथ क्या हो जाएगा, फॉर ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग, फॉर ड्यूप्लेक्स फ्लेक्स वाइंडिंग ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए बराबर 2 इंटू एम, मतलब कि अगर सिंप्लेक्स रहेगा तो 2 गुणे 1 बराबर 2 हो जाएगा, डुप्लेक्स रहेगा तो 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाएगा, ट्रिप्लेक्स रहेगा तो 2 गुणे 3 बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, बाकी पोल की संख्या पे हमारा कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा। तो छठवां नियम हमारा यहां पे था। अब यहां पे ये हमारा रूल हो गया है। अब वेव वाइंडिंग का इतना ही रूल था, बाकी हम अब कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोगों से अनुरोध है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे कि हम लोग मोटिवेट हो सकें, ठीक है। तो कल हम लोग वेव वाइंडिंग का न्यूमेरिकल लगाएंगे, तथा आप कंसेप्चुअल पार्ट पे आएंगे कि डीसी जनरेटर कितने प्रकार का होता है, सीरीज जनरेटर क्या होता है, शंट जनरेटर क्या होता है, कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, सीरीज जनरेटर को सीरीज जनरेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी वाइंडिंग क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी होती है, शंट में क्या होती है, पैरेलल में जुड़ी होती है, कंपाउंड में क्या होता है, सीरीज और शंट दोनों ही एक सीरीज में 2 वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग सीरीज में जुड़ती है और एक वाइंडिंग पैरेलल में जुड़ता है, ठीक है। कहाँ किसका क्या यूज होता है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये सब कुछ हम अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से अनुरोध है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, तथा जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।